चलो देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये लिखा था प्रोपोर्शनेट कैंसिलेशन मेथड। अब आज मैं इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। बाईबैक ऑफ शेयर में क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलो देखो सब लोग क्या लिखा है इसमें। लिखा है बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक बाई कंपनी ए 2 लाख। कोई एक कंपनी है 2 लाख शेयर बाई बैक करना चाहती है। फिर आगे, शेयर प्राइस ऑफ कंपनी ए इज 38 पर शेयर। एक शेयर कितने का है? 38 रुपीज का। आगे पढ़ो। कोटेशन रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर आर टेबुलेटेड एज अंडर। याद करो, पिछली क्लास में बताया था मैंने, बाईबैक 3 तरीके से हो सकता है। कौन कौन सा बताओ? ओपन मार्केट, टेंडर मेथड और ई शॉप। ओपन मार्केट क्या होता है? वो कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उसका शेयर मार्केट में बिकता है, तो जितने पे बिक रहा होगा उसी उतने पे हम लोग क्या कर लेंगे? बाईबैक कर लेंगे। तो ये हो गया ओपन मार्केट मेथड। फिर टेंडर मेथड क्या है? मैंने कहा था वो कंपनी जो मार्केट में लिस्टेड नहीं है, बल्कि कैसी है? अनलिस्टेड, तो उसका शेयर का प्राइस तो किसी को पता नहीं है। जैसे मेरी कंपनी का शेयर आप लोगों ने खरीदा है, अब मुझे बाईबैक करना है, तो मैं चाहूंगा कम से कम पे जितना बिक जाए उतना बढ़िया है। तो वो देखो, यही चीज यहां पे हो रही है। ये टेंडर मेथड का है। देखना, ये एक अनलिस्टेड कंपनी है, 2 लाख शेयर ये बाईबैक करना चाहते हैं। इनके शेयर का प्राइस 38 रुपए है। अब इन्होंने क्या किया? कोटेशन रिसीव करी। इन्होंने पहले 40 रुपए का दाम लगाया, तो 1,30,000 लोग बेचने को तैयार हो गए, जबकि इनको खरीदना कितना है? 2 लाख। फिर इन्होंने दाम बढ़ाया तो 1,90 तैयार हुए। फिर इन्होंने 44 कर दिया तो उस पे 2.5 लाख तैयार हो गए। फिर इन्होंने 46 कर दिया तो उस पे 4 लाख तैयार हो गए। समझ आए? तो अब इसी में हम लोगों से कहा गया है कि प्रोपोर्शनेट कैंसिलेशन करके बताओ। तो अब मैं समझाता हूं, देखो एक एक करके। तो बाईबैक 3 तरीके से हो सकता है। पहला ओपन मार्केट, दूसरा टेंडर मेथड और तीसरा ई शॉप। तो ये वाला क्वेश्चन किसका है? टेंडर मेथड का। टेंडर मेथड किसके लिए एप्लीकेबल होता है? अनलिस्टेड कंपनीज के लिए। अनलिस्टेड कंपनी का बाजार में तो कोई प्राइस होता नहीं, तो ये लोग क्या करते हैं? जितने कम पे लोग तैयार हो जाएं उसी पे ये लोग अपना शेयर खरीद लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब जरा 10 के बारे में समझ लो, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ बेटा, सब बच्चे पहले बताना, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। बताओ कितने शेयर ये खरीदना चाहते हैं? 2 लाख। प्राइस कितना है? 38। अच्छा, अब बताओ 38 ये तो बाजार में चल रहा है, या 38 इन लोगों ने वैल्यू निकाली होगी क्योंकि ये तो अनलिस्टेड कंपनी है। तो अब कोई अगर बेचेगा अपना शेयर तो ज्यादा दाम पे ही तो बेचेगा ना, जब ये ज्यादा पे खरीदेंगे। तो ये देखो क्या किया इन्होंने, 40 का भाव लगाया। तो मिस्टर ए 20,000 शेयर बेच रहे हैं, बी 40,000, सी 20,000, डी 50,000। टोटल कितना आया? 1,30,000। तो कितने शेयर लोग बेचने को तैयार हैं? 1,30,000। और इनको चाहिए कितना? 2 लाख। तो क्या बताओ, 40 रुपए पे इनका पर्पस पूरा हो रहा है? हटाओ इसको। सेकंड पॉइंट। अब बेटा अगली बात आई, इन्होंने 42 रुपए रखा, तो ए 35,000 शेयर बेचने को तैयार है, बी 55,000, सी 30,000, डी 70,000। टोटल 1,90,000। बताओ कितने बाईबैक करने थे शेयर? कितने बाईबैक आ रहे हैं इस पे? क्या अपना पर्पस पूरा हो रहा है? ये भी हटाओ। ठीक है, अब आगे बेटा 44 और 46 पे 2.5 लाख और 4 लाख शेयर लोग बेचने को तैयार हैं। तो 4 लाख तो अपने लोग को चाहिए ही नहीं, हम इसी पे ना अरेंज कर लें। ये सस्ता भी है उसके कंपैरिजन में, अपना काम भी हो जाएगा। लेकिन बताओ पब्लिक कितना शेयर बेचने को तैयार है? 2.5 लाख। मुझे कितना चाहिए? तो जैसे हम लोग प्रोराटा नहीं पढ़ते थे, वैसे हम कहेंगे ना कि पब्लिक 2.5 लाख बेचने को तैयार है, मुझे 2 लाख चाहिए, तो एक पे कितना होगा? 2 लाख डिवाइडेड बाई 2.5 लाख। तो इसका परसेंट निकाल लेंगे, कितना आएगा देखो जरा।
80%। 80%, ठीक है 80%। तो अब हम ऐसे कहेंगे मिस्टर ए तुमसे 80% खरीदेंगे, बी से 80%, सी से 80%, डी से 80% और ई से 80, मतलब सबसे 80% खरीदेंगे तो अपने आप हो जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कैंसिलेशन मेथड। बोलो समझ में है? अब कैसे काम करोगे लिखो, एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करोगे लिखिए सब लोग। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ proportionate cancellation, ब्रैकेट में लिखेंगे प्राइस रेंज 44 रुपीज। परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शनेट कैंसिलेशन 2 lakh share divided by 2,50,000 share multiplied by 100, that is 80%। अब नीचे बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग कैंसिलेशन ऑफ शेयर। पहले लिखेंगे शेयर होल्डर, कोटेशन रिसीव्ड, कोटेशन एक्सेप्टेड, कोटेशन रिजेक्टेड। तो जो भी एप्लीकेशन आई उसका 80% एक्सेप्ट हुआ है, 20% रिजेक्ट हो गया है। मिस्टर ए, बी, सी एंड डी, ए ने 50,000, बी ने 55, 60 और 85,000 अप्लाई किया था, और हम सबका 80% लेंगे। तो 40,000 ए से, 44 बी से, 48 सी से और 68 डी से 2 लाख आ जाएगा। रिमेनिंग 20% रिजेक्ट हो जाएगा। 10,000 ए का, 11,000 बी का, 12,000 सी का, 17,000 डी का और टोटल आ जाएगा 50,000। हो गया? तो ये क्वेश्चन था टेंडर मेथड का। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था एक मुझे कराना है क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 7 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैं इसलिए करा रहा हूं कि इसमें ई शॉप का ट्रीटमेंट आएगा। ई शॉप का ट्रीटमेंट आएगा, ये एक खास बात है। तो आइए पहले ये करेंगे, फिर आज नया टॉपिक शुरू करेंगे। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 मैं पढ़ता हूं। देखिए आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है देखो,
एक्स्ट्रा लिमिटेड और नॉन लिस्टेड कंपनी फर्निशेज यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फॉलोइंग बैलेंस शीट। कोई नॉन लिस्टेड कंपनी है, उसने ये बैलेंस शीट दी, उसके पास इक्विटी शेयर है, फिगर्स लैक्स में है, प्रेफरेंस है, और ये इक्विटी हो गया, ये प्रेफरेंस हो गया, ये प्रेफरेंस हो गया, ये कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिवेंचर और करंट लायबिलिटीज हैं 70 की। इधर फिक्स्ड एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये फिगर इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट, बैलेंस शीट इनकी प्रॉपर मैच कर रही है। अच्छा, अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है द कंपनी रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर एट 10% प्रीमियम ऑन 1 अप्रैल। कह रहे हैं कंपनी ने अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया 10% के प्रीमियम पे। तो जरा देखो, इनके पास प्रेफरेंस शेयर कितने थे? 20 लाख के। 20 लाख का 10% कितना होगा? 22 लाख। तो पहले ड्यू करोगे। चलिए एंट्री शुरू करते हैं। लिखिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स्ट्रा लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज पहली एंट्री। चलो बताओ, प्रेफरेंस शेयर को ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। और फिर क्रेडिट किसको करते हो? ठीक है, कुछ रिवाइज नहीं कर रहे हो तुम लोग। 2-3 क्वेश्चन में कर चुके हो, इसमें कौन सी ऐसी खास बात है? उस दिन बताया भी था। कितनी बार ये एंट्री करी बेटा? ये देखो, पिछले क्वेश्चन में किया था। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट होगी, प्रीमियम डेबिट होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट हो जाएंगे, फिर होल्डर को डेबिट करके बैंक को क्रेडिट कर देंगे पेमेंट करने का। चलो लिखो, कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर है? 9%। लिखिए 9% प्रेफरेंस शेयर, 9% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर। $20 लाख के प्रेफरेंस शेयर हैं, 2 लाख का प्रीमियम, 22 लाख हो गया। बीइंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ड्यू फॉर रिडम्पशन, ड्यू फॉर रिडम्पशन। ठीक है, अब आगे पेमेंट करवाओ इनकी। तो एंट्री होगी बेटा 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 22 लाख, बीइंग प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड being preference share redeemed अब मुझे बताओ, पिछली क्लास में ये बात मैंने आपको पूछी थी। बताओ, प्रेफरेंस शेयर की जब रिडम्पशन होती है तो पैसे कहां कहां से आते हैं? प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन होगी तो पैसे कहां कहां से आते हैं? या तो शेयर इश्यू करके या तो रिजर्व से पैसे निकाल लो। तो अब ये बताओ, अपने क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, ये पढ़ो।
कह रहे हैं डायरेक्ट लिखा है इन्होंने प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिया, तो कहीं से पैसा लेके नहीं आए तो ऑटोमेटिकली कहां से निकाला होगा? रिजर्व में से। फ्री रिजर्व है क्या? एक इनके पास रेवेन्यू रिजर्व है। रेवेन्यू रिजर्व का मतलब मैंने क्या बताया था? पीएल और जनरल रिजर्व। क्या बताया था? समझ आए? ये है और एक सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो यहीं से पैसा निकाला होगा इन्होंने। तो अब आइए, जितने का रिडीम करोगे उसकी फेस वैल्यू के बराबर, जितने का शेयर रिडीम करोगे उसकी फेस वैल्यू के बराबर क्या करना पड़ेगा? सीआरआर बनाना पड़ेगा। तो आइए सीआरआर बनाते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। तो अब रेवेन्यू रिजर्व से बनाएंगे। सेकंड थर्ड एंट्री लिखो, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 2 लाख 20 लाख बीइंग सीआरआर क्रिएटेड अच्छा, अभी 2 लाख और रह जाता है, तो वो 2 लाख हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से निकालेंगे। तो उसकी एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। दो लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम राइट ऑफ कर दिया, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ। आगे पढ़िए क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है आगे। इट ऑल्सो बॉट बैक, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा, इट ऑल्सो बॉट बैक 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 30 पर शेयर। बताओ, शेयर 10 रुपए का है, खरीद रहे हो 30 रुपए में, तो 20 रुपए किस बात के दे रहे हो? प्रीमियम के। अच्छा, फिर कह रहा है द पेमेंट ऑफ अबव मेड आउट ऑफ ह्यूज बैंक बैलेंस विच इज अपीयर्ड इन द करंट एसेट। कह रहे हैं हमने इक्विटी शेयर को भी बाईबैक कर लिया। कितने बाईबैक किया है? कह रहे हैं 3 लाख इक्विटी शेयर बाईबैक कर लिए। इनके पास है कितने? देखो ये 100 लिखा है, फिगर लैक्स में है, तो इसका मतलब इनके पास 1 करोड़ का बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल है और 10 रुपए का एक शेयर है, तो डिवाइड कर दिया, तो ये कितना है? 10 लाख। 10 लाख शेयर है, उसमें से ये 1 लाख शेयर बाईबैक कर रहे हैं। बाईबैक कर रहे हैं तो चलो पहले ड्यू करते हैं। पहली एंट्री क्या करोगे? पहली एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट। टू इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट। ठीक है, अब यहां आ जाओ बेटा। बाईबैक अकाउंट, अच्छा कितना बाईबैक करना चाह रहे हैं? 3 लाख। तो अब हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 लाख इंटू 10, फेस वैल्यू हो जाएगी इसकी कितनी? 30 लाख। 3 लाख शेयर पे 20 रुपए दे रहे हो प्रीमियम का, कितना हो गया? 60 लाख। 60 और 30 90 लाख रुपए चाहिए होंगे बाईबैक करने के लिए। बीइंग अमाउंट ड्यू फॉर बाईबैक बीइंग अमाउंट ड्यू फॉर बाईबैक।
आगे बेटा, अब इनकी पेमेंट करवा दो। तो एक सेकंड जरा बैलेंस शीट देख लो। हम लोग के रेवेन्यू रिजर्व में बेटा 50 लाख पड़ा था। अभी हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया तो 20 लाख तो उसके लिए निकाला, तो अभी भी कितना बचा है? 30 लाख बचा है। और ये देखो, इसकी फेस वैल्यू के लिए कितना पैसा चाहिए? 30 ही लाख तो चाहिए, मिल जाएगा, निकाल लो। तो एंट्री हो गई रेवेन्यू रिजर्व। लेकिन बेटा जैसे मॉड्यूल में लगता है वैसे करेंगे। मॉड्यूल में आजकल क्या करने लगे, पहले ड्यू करते हैं फिर पेमेंट करवा देते हैं, पैसे का इंतजाम बाद में करते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी पहले लिख दिया जाए क्या, टू बैंक करके पेमेंट करवा दो, फिर पैसा अरेंज कर लेंगे। तो लिखो इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक। 90 लाख की पेमेंट करवा दी, बीइंग पेमेंट मेड फॉर बायबैक। अब बेटा पैसे का इंतजाम करेंगे, तो अब पहले फेस वैल्यू वाला अरेंज कर लो। रेवेन्यू रिजर्व में से निकाल लिया, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। 30 लाख उसमें था, पूरा निकाल लिया। बीइंग CRR created equal to face value के बराबर का CRR हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, और अब 8वीं एंट्री बेटा, अब इधर देखो, ये 30 लाख तो आपने अरेंज कर लिया, अभी भी 60 लाख और चाहिए प्रीमियम के लिए। और जरा देखना इधर, सिक्योरिटी प्रीमियम में अपने लोग के पास 4 लाख पड़ा था, नहीं 60 लाख, सॉरी, सिक्योरिटी प्रीमियम में हम लोग के पास ये 60 लाख पड़ा था। 60 लाख में से कितना निकाला था? 2 लाख निकाला था, तो कितना बचा है? 58। लेकिन बेटा समस्या है क्या, यहां इसको राइट ऑफ करने के लिए कितना पैसा चाहिए? तो 2 लाख कम पड़ रहा है, बोलो 2 लाख कम पड़ रहा है। तो अब 2 लाख कम पड़ रहा है, तो अब हम लोग उसके लिए ऐसे करेंगे, देखो 2 लाख जो कम पड़ रहा है तो उसको हम लोग विड्रॉ कर लेंगे। लिखिए मेरे साथ साथ एंट्री, लिखिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट रेवेन्यू रिजर्व, बता रहा हूं वही तो पॉइंट है, अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक। $60 लाख चाहिए बेटा बाईबैक करने के लिए, तो 58 लाख तो पड़ा था अपने प्रीमियम में, वो निकाल लिया, और 2 लाख रेवेन्यू रिजर्व से निकाला। बीइंग प्रीमियम रिटर्न ऑफ, बीइंग प्रीमियम रिटर्न ऑफ। हो गया। अब देखो एक डाउट वाली बात आती है, सर ये रेवेन्यू रिजर्व तो पहले ही पूरा खर्च कर मारा था, 20 लाख काहे के लिए निकाले थे? प्रेफरेंस के लिए, फिर इक्विटी के लिए 30 लाख निकाला था, तो यहां बचा कितना था? 0। तो मैंने कैसे इसमें से 2 लाख निकाल लिया? बेटा नीचे आगे लिखा है एक पॉइंट, ये देखो, इन्होंने इन्वेस्टमेंट बेचा है, फायदा हुआ है, तो वो फायदा जाके रेवेन्यू रिजर्व में गया है। पढ़ो, इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर कॉस्टिंग 2 लाख। कह रहे हैं बेटा, ये जो इन्वेस्टमेंट लिखा है 120 लाख का, इसी में क्या है? इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर है 2 लाख का, और इसको बेचा है 2,20,000 में। मतलब इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 220 की।
और इन डिबेंचर को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। खूब ध्यान से मेरी बात सुनना, एक क्वेश्चन में करा चुका हूं, बताओ फिर से मैं सारा कंसेप्ट डिटेल में बता रहा हूं। बताओ बेटा, मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने डिबेंचर इशू किया, आप लोगों ने खरीद लिया। अब क्या हुआ, हर साल मुझे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो क्या हुआ, जब उस पैसे को मैंने रोटेट किया, मुझे प्रॉफिट हो गया, तो मुझे इंटरेस्ट देना बहुत खराब लगता है आप लोग को। तो अब मेरे पास पैसे भी पर्याप्त है, तो मैं क्या करता हूं, बाजार से अपना डिबेंचर खुद ही खरीद लेता हूं, इन्वेस्ट कर देता हूं। जैसे मान लो 10 साल उसकी लाइफ थी, तो 10 साल के पहले तो उसको कैंसिल कर नहीं सकते, लेकिन खरीद तो सकते हो खुद खरीद लेंगे तो खुद को थोड़े ना इंटरेस्ट देंगे। तो हुआ क्या, जो डिबेंचर 2,20,000 जिसकी फेस वैल्यू है, बाजार में मुझे कितने का मिल गया, 2 लाख का, ठीक है, और मैंने उसको कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल करने पे 20,000 का फायदा हुआ, तो वो 20,000 कहां जाएगा, रेवेन्यू रिजर्व में, समझ आए? तो मैंने 2 लाख वहां से निकाल लिया। पॉइंट समझ में? और इसकी एंट्री करते हैं, लिखिए, इसकी एंट्री होगी एंट्री नंबर 9, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर टू गेन ऑन कैंसिलेशन। दो लाख का इन्वेस्टमेंट, 2,20 का डिबेंचर, और 20,000 गया रेवेन्यू रिजर्व में। यही ब्रैकेट में लिख लेना, पीएल मतलब रेवेन्यू रिजर्व। हाँ, तो अभी और भी है ना, 20,000 गया, तो अभी और है, शॉप वाला पॉइंट तो है ही, ठीक है। चलो अब ये देखो बेटा, सब बच्चे समझ लो जरा ये एंट्री। इधर देखो, हमने क्या किया, हमने यहां से डिबेंचर कैंसिल कर दिए। हमारे पास ये डिबेंचर है ना 4 लाख के, उस 4 लाख में से 2,20,000 के अपने ही पास थे, तो उसको कैंसिल कर दिया, तो कितना बचा, 1.80। और ये जो इन्वेस्टमेंट था, इसमें से 2 लाख कैंसिल हो गया, क्योंकि ये डिवेंचर हमें 2,20 वाला कितने में मिला था, 2 में। तो जब इन्वेस्टमेंट कैंसिल करोगे तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा, और डिवेंचर कैंसिल करोगे तो डेबिट हो जाएगा। और 20,000 कहां गया, रेवेन्यू रिजर्व में। तो अभी भी 20 गया, और हमने कितने निकाले थे, 2 लाख। 1,80 कम पड़ रहा है, तो 1,80 बेटा वही वाला पॉइंट है जो सबसे अच्छा पॉइंट है। अब वो कराने चल रहा हूं, चलो देखो पॉइंट नंबर 11। लो अब ये देखो बेटा, इसी पॉइंट की वजह से मैं पूरा क्वेश्चन लगवा रहा हूं, नहीं तो मैं इसको होमवर्क दे देता। लास्ट वाला पॉइंट देखना, लास्ट वाला पॉइंट, बताऊं? अच्छा, अब मेरी तरफ देखो, खूब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे तभी समझ में आएगा। देखो बेटा, अब मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक जाऊंगा, तब आप समझ पाओगे। देखो, पहले क्या होता था, आप लोग के सिलेबस में एक टॉपिक हुआ करता था बेटा, ई शॉप का, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, पहले आपके सिलेबस में होता था। इसका नाम होता था शेयर बेस्ड पेमेंट। ये है इंड AS 102, या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 2, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, खूब ध्यान से सुनना, क्योंकि इसका टॉपिक आ रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन पुराना है, जब ये चैप्टर आप लोग के सिलेबस में था तब तो इसका पॉइंट देना उचित था। अब क्या किया इंस्टीट्यूट ने, ये चैप्टर तो हटा दिया, लेकिन इसका पॉइंट अभी भी आपके क्वेश्चन में रखा है, और ये क्वेश्चन अभी भी मॉड्यूल में। तो जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी तब तक लगा ही नहीं पाओगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बताता हूं। देखो बेटा, अच्छा, हटाने की भी वजह थी, ये क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा बाकी चैप्टर से टफ हो जाता था, समझ आए? तो इसलिए विड्रॉ किया, खैर वो उनका हिसाब किताब है। अब आइए मैं समझाता हूं जो हम लोग को पढ़ना है। देखो, चैप्टर का नाम है शेयर बेस्ड पेमेंट। क्या नाम है बेटा? शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब क्या हुआ, अब सुनना मेरी बात और बताना। मुझको बताओ बेटा, मुझको बताओ, किसी कंपनी में एम्प्लॉय अच्छे से काम करता है या मालिक? जितना अच्छा एम्प्लॉय करेगा, मालिक उससे अच्छा करेगा या मालिक उससे खराब करेगा? बोलो।
मुझको बताओ, मैं ज्यादा अच्छा पढ़ाऊंगा या मैं किसी को सैलरी पे रख लूं तो वो ज्यादा अच्छा पढ़ाएगा? कौन अपना एफर्ट ज्यादा देगा? समझ आई बात? आप समझना। तो यही बात समझी कंपनी वालों ने। वो क्या करते हैं, जैसे देखो मैंने पहले भी तुम लोग को बताया, बताओ लखनऊ में जो मर्सिडीज का शोरूम है, इसमें मर्सिडीज की सर्विसिंग होती होगी। तो मर्सिडीज जर्मनी की कंपनी है, तो क्या जर्मनी से आता होगा आदमी कि यहीं का होगा लोकल? यहीं का होगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ये बताओ, तो इसका मतलब ये लोग क्या करते होंगे? ये लोग बेटा पहले वैकेंसी निकालते होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, पॉलिटेक्निक या जो भी इनका समझ में आता है वो डिग्री, फिर उसका रिटन एग्जाम कराते होंगे, उसमें जो क्वालिफाई होता होगा उसका इंटरव्यू कराते होंगे, तब पढ़े लिखे आदमी आए जिनको थोड़ी समझ है, फिर ये उसको ट्रेनिंग देंगे, एक एक पार्ट खोल के कैसे उसको रिपेयर करना है, तब कहीं वो जाके 6, 7, 8 महीने बाद शोरूम में सर्विस सेंटर में उतारने लायक होगा। अच्छा, अब उसको उतार दिया, ध्यान से सुना, जैसे उतारा 2 महीना उसने काम किया, जब एक्सपर्ट हो गया तो वही मर्सिडीज वाले सर्विस सेंटर के बगल में उसने दुकान खोल ली, आधे दाम पे आओ हमारे यहां करो। अब बताओ मर्सिडीज को नुकसान होगा? हर कंपनी के साथ ऐसे होता रहता है। तो कंपनी ने इसका एक तरीका निकाला, क्या कहते हैं इसको? एम्प्लॉय रहने ही मत दो, मालिक बना दो। कहते हैं रिक्रूटमेंट के टाइम पे यहां रिक्रूट किया तो उससे कहा अगर तुम 3 साल बढ़िया से मेहनत करोगे तो 3 साल बाद हमारा शेयर जो आज 20 रुपए का है वो 60 रुपए का होगा 3 साल बाद, लेकिन हम तुम्हें 40 रुपए में दे देंगे। समझे? देखो कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। कहते हैं आज शेयर कितने का है? 20 रुपए का, 3 साल बाद कितने का होगा? 60 रुपए का। कैसे पता लगाया? किसी एनालिसिस से पता लगवा लिया। और वो शेयर कितने में दे देंगे? 60 से कम में देंगे। अच्छा, अब कहेंगे तुम, लेकिन ये शेयर तब मिलेगा जब तुम 3 साल मन लगा के काम करोगे। तो अब इसकी लालच में एम्प्लॉय क्या करता है? 3 साल मन लगा के काम करेगा तो रिटेन हो गया। अब सुनो, जैसे ये 3 साल पूरा होगा तो थोड़े शेयर देंगे, फिर उसको एक लॉलीपॉप देंगे, फिर कहेंगे ऐसा है, अब फिर तुम 3 साल मन लगा के काम करो, फिर मेरा शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो तुम्हें कम दाम पे, ऐसे कर करके उसको रिटेन कर ले जाते हैं। समझे? तो 8-10 साल भी उसने अगर काम कर दिया तो जो कुछ हमने सिखाया उखाया था उतना हमने उससे वसूल लिया। ठीक है, ऐसे किया जाता था पहले। बताओ ये कहानी समझ में आई? अच्छा बेटा, अब अगला पॉइंट सुनना। मुझको एक बात बताओ, तो मैं कह रहा हूं इसका नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इसका नाम है। तो बेटा अगर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है तो एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होता है, चाहे वो 3 साल बाद खरीदे चाहे वो मना कर दे। चाहे एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होगा, चाहे वो यहां खरीदे चाहे मना कर दे, हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। समझ आए? जबकि विदेशों में क्या होता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, तो मैं बता सकता हूं विदेशों में चलता है SAR। क्या चलता है? SAR का मतलब होता है स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। क्या चीज बेटा? स्टॉक एप्रिसिएशन राइट का मतलब क्या हुआ? अब जो कंपनी डेवलप्ड, जो देश डेवलप्ड है, वो लोग ऐसे कहते हैं देखो आज तुम हमें ज्वाइन करो, अगर तुम 3 साल काम करोगे तो जो हमारा 60 रुपए वाला शेयर है वो तुमको 40 में दिया जाएगा। ठीक है? तो उसको कितने का फायदा होगा? 20 का। तो कहेंगे ये 20 रुपए तुम आज ही नगद लो। स्टॉक एप्रिसिएशन, स्टॉक जितने से बढ़ेगा उतना पैसा नगद लो, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उनके पास पैसा है। लेकिन वो एक कंडीशन लगा देंगे, यहां तुमको शेयर खरीदना पड़ेगा और इसको 3 साल तुम बेच नहीं पाओगे। यहां शेयर नहीं खरीदना होगा, कहां खरीदना होगा? यहीं पे, लेकिन उसको बेच नहीं पाओगे। लॉक इन पीरियड लगा देंगे उसमें और काम करना पड़ेगा। समझ आए? तो ये होता है SAR। खैर, हम लोग के पास ई शॉप है तो ई शॉप पे वापस लौट के आते हैं। अब ध्यान से बेटा दिमाग लगाना, तभी समझ में आएगा। बताओ मुझे, अब ये बताओ, हमने अपने शेयर होल्डर से कहा कि तुम अगर, यहां हमने कहा 3 साल में अगर तुम मन से काम करोगे तो 60 वाला शेयर 40 में दे देंगे, तो प्रति शेयर हमें 20 रुपए का नुकसान होगा। अगर मान लो मेरे पास 10 एम्प्लॉई हैं, मैं सबको 100-100 शेयर दे रहा हूं, तो 1000 शेयर में दूंगा बेटा। 1000 शेयर पे, एक शेयर पे 20 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो 1000 शेयर पे मुझे 20,000 का नुकसान होगा। ये नुकसान होना यही तय हो गया। बोलो, अरे वो आगे, अगर वो पीछे हटेगा तो हटेगा, हम थोड़े ना पीछे हटेंगे। अच्छा, अब अगली बात बताना, हम लोग अकाउंटिंग करते हैं प्रूडेंट कंसेप्ट से। किससे?
प्रूडेंट कंसेप्ट क्या बोलता है? भविष्य में होने वाले नुकसान आज ही लिख लो, भविष्य में होने वाले नुकसान आज ही लिख लो। तो ये देखो बेटा, 1000 शेयर पे जो मुझे 20 रुपए के हिसाब से 20,000 का नुकसान होने वाला है, मैं उसको यहीं लिख लूंगा, समझ आए? और फिर मैं उसको 3 साल में राइट ऑफ कर दूंगा, 3 साल में राइट ऑफ। जब तक ये शेयर बिकेंगे तब तक मैं उसको राइट ऑफ करके खत्म कर दूंगा। तो एंट्री क्या होती है जरा देखना, एंट्री ये होती है, मेन तो एंट्री है। देखो ये सबसे पहले तो कैलकुलेशन करी जाती है कि नुकसान कितने का होगा, फिर ऐसे बेटा एंट्री ऐसे होती है, देखना, क्योंकि यही एंट्री अभी आपको करनी है, खूब ध्यान से सुनेंगे। एंट्री है, पहली एंट्री, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ई शॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट। जो अभी मेरे एग्जांपल में 20,000 का नुकसान हुआ तो ऐसे लिख देंगे, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ई शॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट। मैं इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए ऐसे कह देता हूं, 60 वाला शेयर 30 रुपए में देंगे, 60 वाला शेयर 30 रुपए में देंगे, तो प्रति शेयर 30 रुपए का नुकसान होगा, तो ओवरऑल 30,000 का नुकसान होगा ना बेटा। 1000 शेयर पे नुकसान कितने का होगा? 30,000 का होगा, ठीक है। अच्छा, अब तो पहली एंट्री हम ये डालेंगे, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ई शॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट। बोलो बात समझ में आ रही है? 30,000 हमारा खर्चा है, तो ये देखो, ये सब मत देखो, ये सब मत देखो, खर्चा डेबिट होता है कि नहीं? डेबिट कर दिया, तो नाम से डेबिट होगा ना, तो इसका नाम होता है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। डेबिट कर दिया, और ई शॉप आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट करते हैं। किसको क्रेडिट करेंगे? हम लोग सिंगल एंट्री पे काम करते हैं कि डबल एंट्री? तो एक डेबिट के लिए कुछ क्रेडिट भी तो चाहिए, तो अनायास वो क्रेडिट हो रहा है, अभी वो आगे जाके डेबिट हो जाएगा। अब देखो फिर क्या होगा, बताओ। ये 30,000 का नुकसान 3 साल में खत्म करना है बेटा। तो जैसे ही पहला साल खत्म होगा, जैसे ये एंट्री किस डेट पे होगी, ये एंट्री यहां होगी, यहां, समझ आए? ये एंट्री यहां होगी, फिर जैसे ही पहला साल खत्म होगा यहां, तो पीएल में इसका 1/3 भेज देंगे। 30,000 का नुकसान था ना, 1/3 कितना होगा? 10,000। तो हम एंट्री करेंगे, ये देखो एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। अब ये देखो, ये 30 से डेबिट था, उसमें से 10 निकल के कहां पहुंच गया? पीएल में। अगले साल फिर 10 निकलेगा, फिर 10 निकलेगा, तो 3 साल बाद जब शेयर बिकने की बारी आएगी तब तक क्या होगा? सारा पैसा हमारा पीएल में जा चुका होगा। मुझको बताओ, यहां तक बात समझे? अच्छा, अब क्या होगा? तो बेटा हम तो ऐसे कर देंगे, समझना, हम तो यहां 10,000 पीएल में भेज दिए, यहां 10,000 पीएल में भेज दिए, यहां 10,000 पीएल में भेज दिए, लेकिन अब जब ये वाली डेट आएगी, ये लास्ट डेट, इसको बोलते हैं एक्सरसाइज डेट। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सरसाइज डेट। जब खरीदने की बारी आएगी तो हमारे एम्प्लॉय आएंगे हमारे पास, एम्प्लॉय कहेंगे, एम्प्लॉय में से कोई कह सकता है ना कि सर हमने काम तो किया 3 साल, लेकिन अब ऐसा है हमारे पास एक समस्या है, पैसे नहीं हो पा रहे हैं, तो हम खरीद नहीं पाएंगे। तो हम मजबूर भी नहीं कर सकते, हम कहेंगे ठीक है भाई, ये तो ऑप्शन था, कौन सा मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, फोर्स है कि तुमको खरीदना ही पड़ेगा, मत खरीदो। अब बताओ, एम्प्लॉय तो पीछे हट गया, और मैंने तो सबका खर्चा लिख रखा है। मैंने तो ये माना ना कि 10 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, सबको 100-100 शेयर दे रहे हैं, तो मैंने तो सबका खर्चा उठा के अपने पीएल में डेबिट कर रखा है ना बेटा। अब इस 10 में से मान लो 5 पीछे हट गए, 5 कहते हैं हमारी पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, हम नहीं खरीदेंगे। अब बताओ, अब जो मैंने फालतू में पीएल में डेबिट मारा है, मुझे उसको ठीक करना पड़ेगा, समझ आए? तो हम बेटा ये एंट्री करते हैं, देखना, तो हम ये एंट्री करते हैं, अगर कोई पीछे हट गया तो हम ये एंट्री करेंगे। ये बेटा एकदम बोल, मुझको बताओ ईमानदारी से, इतनी बात समझ में आई बढ़िया से? आपको पूरे ध्यान से सुनना, तभी समझ में आएगा। देखो 30 ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, खाली उतना देखना, ग्रीन पेन से हाईलाइट कर रहा हूं। देखो 30 ये डेबिट था, 3 साल में ये पीएल में जा जाके खत्म हो गया होगा, तो डेबिट वाला खत्म है, ये क्रेडिट वाला अभी भी है। ये जो 30,000 क्रेडिट में है, ये 10 आदमी का है ना, 5 का कितना होगा? 15,000। वो पीछे हट गए, तो अब बताओ, मैंने तो अपना पीएल ज्यादा डेबिट कर लिया ना, तो अब क्या करना पड़ेगा? ठीक करना पड़ेगा। लेकिन हम पीछे जाके तो कुछ ठीक कर नहीं सकते, अकाउंट में बैक डेट से कुछ होगा नहीं, जो होगा कब से होगा? आज से होगा। तो हम क्या करते हैं, हम देखो ये जो ई शॉप क्रेडिट है, इसको डेबिट मार देंगे 15,000 से। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे? जनरल रिजर्व को। किसको? अरे सारे प्रॉफिट उसी रिजर्व में ही तो आके इकट्ठा होते हैं,
प्रॉफिट तो एक ही साल का होता है, लेकिन रिजर्व क्रेडिट करोगे तो बैलेंस नहीं हो गया। तो हम एंट्री ये करते हैं, ये देखो, इफ वेस्टेड ऑप्शंस आर नॉट एक्सरसाइज्ड, अगर आदमी ने शेयर नहीं खरीदा तो लिखेंगे ई शॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। समझ आए? ये 15,000 उठा के हम लोग बेटा डाल देते हैं जनरल रिजर्व में, तो हमने जो एक्स्ट्रा घाटा रिकॉर्ड किया था बैलेंस हो गया। और जब लोग खरीदेंगे तो पैसा देंगे, बोलो, तब ये एंट्री करेंगे ई शॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट, तब भी 15,000 से डेबिट होगा। अब देखो पहले 30 से क्रेडिट था, नहीं खरीदा तो 15 से डेबिट हुआ, खरीदा तो भी डेबिट हुआ। और जितना पैसा शेयर कैपिटल का होगा कैपिटल में जाएगा, जो प्रीमियम का होगा कहां जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। इतनी नॉलेज चाहिए बस, समझ में आ गई बात? अब यही पॉइंट वहां पे आने वाला है, समझना। आप आ जाओ अपने टॉपिक पे। लो, अब मैं ये पॉइंट पढ़ रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना। चलो मुझे एंट्री रिवाइज करा दो। बताओ, जब हम लोग अपने एम्प्लॉय को ई शॉप ऑफर करते हैं तो पहली एंट्री हम क्या करते हैं? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ई शॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। और फिर ई शॉप आउटस्टैंडिंग कब डेबिट होगा? या तो वो मना कर दें या तो खरीद ले। मना करेंगे तो डेबिट होके कहां जाएगा? जनरल रिजर्व में। खरीदेंगे तो कहां जाएगा? शेयर कैपिटल में, सिक्योरिटी प्रीमियम में। पढ़ो ये वाला पॉइंट एकदम ध्यान से, जब तक ना समझ में आए बताना बेटा मुझको। कहता है द कंपनी हैड 1 लाख ई शॉप आउटस्टैंडिंग ऑन द अबव मेंशन डेट। कंपनी के पास 1 लाख शेयर हैं बेचने के लिए टू द एम्प्लॉय एट ₹20, 20 रुपए में। व्हेन मार्केट प्राइस was बेटा अभी देखना पड़ेगा, चलो ठीक है। अब ये बताओ, 1 लाख शेयर ये लोग बेच रहे हैं, 1 लाख शेयर ये लोग बेच रहे हैं, 1 लाख शेयर बेच रहे हैं। द कंपनी हैड 1 लाख ई शॉप आउटस्टैंडिंग ऑन द अबव मेंशन डेट टू द एम्प्लॉयज एट ₹20। अच्छा, इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को वादा किया था कि शेयर कितने में देंगे? 20 रुपए में देंगे, 20 रुपए में देंगे, 20 रुपए में देंगे। और ये देखो बाजार में कितने का चल रहा है? अच्छा, बाईबैक तो किया है 30 रुपए में, बाईबैक 30 में किया था ना, खैर वो अभी देखा जाएगा। चलो, व्हेन द मार्केट प्राइस वाज, अब देख यहां पे कुछ मिसिंग है, अभी देखूंगा। दिस वाज इंक्लूडेड इन द करंट लायबिलिटी। अब कह रहा है ऑन 1 अप्रैल X1 द एम्प्लॉय एक्सरसाइज द ऑप्शन 50,000। ये बताओ कितने शेयर एम्प्लॉय को देने थे? 1 लाख। 50,000 उन लोगों ने खरीदा, तो इसका मतलब बाकी 50,000 मना कर दिया। अब जानबूझ के इंस्टीट्यूट ऐसा सवाल बनाएगा कि जिसमें सब आ जाए। अब देखो दोनों एंट्री आ गई, मना करने वाली भी और खरीदने वाली भी। बताओ मना करने पे क्या होगा? ई शॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, और खरीदने वाला ई शॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आओ एंट्री लिखते हैं। लिखिए पहली एंट्री ई शॉप। अच्छा अब मैं अपनी बात बता दूं, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। आधे लोगों ने मना कर दिया तो ई शॉप को डेबिट करके जनरल रिजर्व को क्रेडिट करोगे तो आपके रेवेन्यू रिजर्व में पैसा पहुंच गया जो कम पड़ रहा था, अभी बैलेंस हो जाएगा। 20,000 पहले से था, अभी और जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा। समझ आए? चलो लिखो ई शॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व being unexercised option reversed। और ये लिखोगे 5 लाख का। कहां से 5 लाख आया ये भी मैं जरा बता दूं आपको। बेटा ये जो मिस प्रिंटिंग है ये 30 है, जब बाजार में 30 रुपए का है तो ये 20 में दे रहे हैं, तो प्रति शेयर कितने का नुकसान हो रहा है? 10 रुपए का। तो 50,000 पे कितना नुकसान होगा? 50,000 इंटू 10 दैट इज 5 लाख। यहां मैं लिख भी दे रहा हूं 50,000 एट द रेट 10। टेन कहां से आया? 30 रुपए है मार्केट प्राइस और ऑफर प्राइस है 20 रुपए। ऑफर प्राइस है 20 रुपए।
ठीक है। अच्छा, जो बिक गया उसकी एंट्री करो जरा। अच्छा, अब ये देखो जनरल रिजर्व में पहले कितना था, 20,000, कितना और गया, 5 लाख, और हमने तो 2 ही लाख निकाला था, पूरा हो गया। चलो अब लास्ट में आ जाओ, लास्ट में बेटा, अब जब ये लोग शेयर खरीदेंगे तब क्या एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी बताओ। हाँ, एक बेटा चीज नहीं बताई थी, वो भी सुन लो। तो वो तो जो आप कह रहे हो तो होगा ही होगा। देखो जो मैंने बताया था वो एंट्री ये बताया ना, ई शॉप आउटस्टैंडिंग डेबिट हो जाएगा। कौन क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगी ना। लेकिन एक बात और है ना, जब आदमी खरीदेगा तो पैसा भी तो देगा, बैंक भी तो आएगा ना बीच में। अरे 30 रुपए वाला 20 में दे रहे हो तो कौन सा फ्री में, 20 रुपए तो लोगे। तो पहले पैसा लेंगे, उसके बाद वो दूसरी वाली एंट्री करेंगे। लिखो, मैं एंट्री बता रहा हूं, लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू ई शॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट बीइंग कैश रिसीव्ड $50,000 शेयर जो बिक गए, लोगों ने खरीदा, उस पे 20-20 रुपया दिया होगा, तो 1 लाख हम लोग को मिल गया। 1 लाख होगा, 10 लाख होगा, 10 लाख। लास्ट एंट्री वो वाली जो आप लोग कह रहे थे। अब अभी तो पैसा मिला है, अब इसको ले जाएंगे शेयर कैपिटल में, तो ई शॉप आउटस्टैंडिंग डेबिट होगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ई शॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 15 लाख, 5 लाख, 10 लाख being share capital credited। डन बेटा। अच्छा, अब मैं ये भी एंट्री जरा दिखा दूं जिससे आपके दिमाग में कोई डाउट न रह जाए। ये देखो क्या क्या एंट्री थी बेटा। अब ये एंट्री मैंने, देखो, जब खर्चा होगा तब एंट्री करोगे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ई शॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये वाली एंट्री तो यही तो थी पहली जो। फिर जब पीएल में डालोगे तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। अच्छा, अब ये सेकेंड ईयर और बाकी के ईयर में ये एंट्री चलती रहेगी। फिर लास्ट आएगा तो लास्ट में क्या होगा, जो लोग मना कर देंगे उसका पैसा हम लोग कहां डाल देंगे, जनरल रिजर्व में, और जो लोग खरीदेंगे उसका पैसा कहां जाएगा, शेयर कैपिटल में। लेकिन एंट्री हम लोग ऐसे करेंगे, हमें पैसा भी तो मिलेगा ना, जो लोग खरीदेंगे बेटा तो हमें पैसे भी तो देंगे ना। पैसे भी तो देंगे, तो हम लोग ऐसे ये काम करेंगे। तो जब पैसा जनरली, इधर देखो, जब पैसा मिलता है जनरली तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करते हो। लेकिन यहां क्या कर रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू ई शॉप आउटस्टैंडिंग, क्या कर रहे हो, ये देखो क्या हमने एंट्री किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू ई शॉप आउटस्टैंडिंग, और फिर ई शॉप आउटस्टैंडिंग को डेबिट कर दिया। ठीक है, एक आखिरी बार और बता रहा हूं, फिर बताओ इनके पास कितने शेयर थे, 1 लाख नहीं, कितने थे, 1 ही लाख थे, 1 लाख थे। ठीक है, सब बच्चे देखना, 1 लाख शेयर पे बेटा ये कितना पैसा, कितने का नुकसान झेल रहे हैं, 10 रुपए का। तो 10 लाख का नुकसान होना तय था। तो इन्होंने क्या एंट्री करी होगी, पहली एंट्री करी होगी, ईच एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ई शॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट 10 लाख से। बोलो बेटा, अब मुझको ये तो दिया नहीं है, ये कितने दिन पहले इन्होंने वादा किया था, मुझे डेट ही नहीं बताई है। तो हम मान लेंगे, अच्छा
ये सब मुझे नहीं बताया है, ठीक है। तो अब बताओ, ये 10 लाख मेरे पास है, तो जब लोग नहीं खरीदेंगे तब भी ये जो एक्सपेंस है मैं मान लूंगा ये पीएल में जाके डेबिट हो गया होगा, पता नहीं कितना पुराना है। तो ये 10 लाख बैलेंस खड़ा है, अभी खड़ा है ना। अच्छा, अब ये 10 लाख निपटाना है, तो ये देखो 10 लाख में से जिसने नहीं खरीदा 5 लाख उनका निपट गया, और जिसने खरीदा बेटा, जिसने खरीदा उसमें हम लोग के पास, जिसने खरीदा उसमें ई शॉप को हम लोगों ने क्रेडिट किया और फिर हमने डेबिट कर दिया। तो ये बताओ ई शॉप क्रेडिट कितने से हुआ? 10 लाख से। डेबिट कितने से हुआ? 15 लाख से। बोलो, क्रेडिट कितने से हुआ? डेबिट कितने से हुआ? तो इसका नेट इफेक्ट क्या आया? 5 से डेबिट, इसका नेट इफेक्ट क्या आया? तो 5 ही तो रह गया था डेबिट करने को, 5 तो पहले निपट ही गया था। तो ये हो गया एंट्री। अच्छा, अब आगे बढ़ो। अब इनकी डिमांड और एक और है बेटा, इन्होंने कहा पहले तो जर्नल एंट्री बना दो, वो तो बना दी, अब कहते हैं बैलेंस शीट बना दो। और फटाफट बैलेंस शीट बना लेते हैं। लिखिए बैलेंस शीट। नेम ऑफ कंपनी, एक्स्ट्रा लिमिटेड, बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल X1। अब मुझे बताओ बैलेंस शीट कब बनती है बेटा? 31 तारीख को कि 1 तारीख को? लेकिन अब वो जो कहेगा वही करना पड़ेगा। यहां क्या लिखे? कहते हैं 1 तारीख की बैलेंस शीट बनाओ, तो वही जो 31 वाली होगी वही तो 1 की होगी। लेकिन अब इसने 1 तारीख लिख दिया, तो मुझे भी यही लिखना पड़ेगा। चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, नोट्स, अमाउंट। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्विटी। इक्विटी में ए पॉइंट आएगा शेयर कैपिटल, बी पॉइंट आएगा बेटा रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद आएगी नॉन करेंट लायबिलिटी, डिवेंचर वाला, इसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, फिर आ जाएगी करंट लायबिलिटी, उसके बाद एसेट्स में आएंगे नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में 2 ही चीज थी, एक पीपीई था, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था। और आखिरी में करंट एसेट। एंट्री हम लोग बना चुके हैं, तो इतना आइडिया है क्या क्या है इसमें। अब जिसके लिए जरूरी पड़ेगा उसके लिए नोट बनाएंगे, लिखते जाएंगे।
चलो अब आ जाओ, नोट बनाइए पहले शेयर कैपिटल पे। नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल लिखिए। पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, ₹10,00,000 की थी बेटा, उसमें से बाईबैक किया हम लोगों ने ₹3,00,000 का, और इशू किया है कि नहीं बेटा? इस क्वेश्चन में इशू हुआ था, खाली बाईबैक हुआ था? ईशॉप वाला इशू हुआ था, वो भी तो इशू ऑफ शेयर ही है, चाहे फ्री में करो, बोनस, राइट, ईशॉप, व्हाटएवर। तो लिखो इशूड शेयर अंडर ईशॉप 5,00,000, तो 10 और 5 15 में से 3 गया 12। ये देखो बेटा, एक चीज गलत लिख दी है। ये देखो, ये जो इक्विटी थी अपने पास, सब बच्चे देख लो, हाँ 7, हाँ इक्विटी ये गलत ले, देखो 100,00,000 का मतलब 1 करोड़ है ना, मैंने 10,00,000 लिख दिया, तो अमाउंट ही तो लिख रहे हैं, ठीक है? तो वो 1 0 वहां बढ़ा लो, ये 10,00,000 लिख दिया था, इसको 1 करोड़ कर लो पहले। अब 1 करोड़ में से 3,00,000 गया 97 में 5 जोड़ दो, अच्छा तब ये भी 30,00,000 हो जाएगा ना। 3,00,000 शेयर खरीदे थे बेटा, 3,00,000 शेयर खरीदे थे, 10 रुपए का एक, तो ये भी 30,00,000 हो जाएगा ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो 1 करोड़ में से 30,00,000 गया, 70 और 5 75,00,000। बी पॉइंट में आ जाओ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक बार अपनी बैलेंस शीट चेक कर लो वरना फिर गलत होगा। देखो 20,00,000 के थे ये लोग और 22 में रिडीम करवाया था, तो जो एक्स्ट्रा 2,00,000 था वो तो कहीं रिजर्व पे जाके हिट करेगा। फिलहाल 20,00,000 पूरा रिडीम हो गया, तो इनका बैलेंस हो गया निल। तो शेयर कैपिटल हो गई अपनी 75,00,000 की। शेयर कैपिटल हो गई 75,00,000 की, और ये बेटा हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट में ले चल के। चलो बैलेंस शीट में लिखो 75,00,000, नोट नंबर 1। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए आ जाइए नोट नंबर 2 पे। तो यहां लिखा नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। चलो बैलेंस शीट से मिला मिला के लिखते चलो। स्क्रीन पे देखना बेटा, ये देखो रिजर्व की अगर मैं बात करूं, जो होता जा रहा है वो मैं हटाता जा रहा हूं। देखो हमने एक तो इक्विटी शेयर कर लिया, काट दिया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, ये भी हटा दिया। अब ये देखो कैपिटल रिजर्व में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, जैसे था वैसे ही है। पहले इसको ऐसे लिख लो, ए पॉइंट कैपिटल रिजर्व 8,00,000, बी पॉइंट
इसमें आएगा रेवेन्यू रिजर्व, उसमें दो चीजें आएंगी, पीएल और जनरल रिजर्व। तो बेटा गिवन बैलेंस था 50 लाख का, उसमें से सीआरआर निकाला था प्रेफरेंस शेयर के लिए 20 लाख, सीआरआर निकाला था इक्विटी शेयर के लिए 30 लाख, फिर प्रीमियम ऑन बाईबैक का पैसा कम पड़ रहा था 2 लाख, उसके लिए निकाला था, फिर रिवर्सल हुआ था ईशॉप का 5 लाख, फिर गेन ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर 20,000। तो ये 20 माइनस है, ये 30 माइनस है और ये 2 माइनस है, तो 5 में से 2 गया 3 और 20, 3,20,000। इसके बाद है बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम। पढ़िए, $60 लाख का बैलेंस शीट में दिया था, कैपिटल रिजर्व हो गया, रेवेन्यू हो गया, अब सिक्योरिटी प्रीमियम कर रहा हूं। 60 लाख का दिया है, पहले वो लिख लिया, फिर इसमें से प्रेफरेंस शेयर के लिए निकाला था 2 लाख, प्रीमियम ऑन बाईबैक के लिए निकाला था 58 लाख, प्रीमियम ऑन ईशॉप का 1 लाख इसमें गया था। $10 लाख, फिर सीआरआर फॉर रिडम्पशन 20 लाख, सीआरआर फॉर बाईबैक 50 लाख, ये आ गया 71,20,000। $71,20,000 और इसको बेटा लिखेंगे ले चल के हम लोग बैलेंस शीट में। रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, आगे देखिए।
लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, बेटा मैं यहां लिख दे रहा हूं, वैसे ये देखो क्या मैं करवाने जा रहा हूं। 4 लाख के डिवेंचर थे, उसमें से 2,20,000 का कैंसिल हो गया था, तो कितने का बचेगा, वही लिखने जा रहा हूं। तो इसके लिए बना दो नोट नंबर 3। यहां पहले लिख दे रहा हूं 180, लेकिन एग्जाम में एक एक चीज का नोट बनाना पड़ेगा। नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिवेंचर 4 लाख के थे, ओन डिवेंचर कैंसिल्ड 220, एक 80 का बचेगा। आगे लिखिए नोट नंबर 4, करेंट लायबिलिटी के लिए ये देखो बेटा, करेंट लायबिलिटी थी 70 लाख की, इसमें से माइनस कर दो ई शॉप आउटस्टैंडिंग सेटल्ड, तो ये बच गया 60 लाख। फिर बेटा फिक्स्ड एसेट में कोई चेंज नहीं है, ये देखो 50 का था 50 ही रहेगा, इन्वेस्टमेंट बिके थे। तो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं 50 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे बनेगा नोट नंबर 5, अब ये देखो गिवन इन्वेस्टमेंट थे 120 लाख के, उसमें से कैंसिल कर दिए ओन डिवेंचर 2 लाख के, तो ये बचेगा 11,80,000। 1,18,00,000
और लास्ट में बेटा बात आई करंट एसेट्स की। तो लास्ट वर्किंग नोट बनाओ। अब क्वेश्चन में एक लाइन लिखी थी ना, ह्यूज बैंक बैलेंस है करंट एसेट में, उसी में से सारा खर्चा हुआ है। तो गिवन बैलेंस, बैलेंस शीट देख लो, 142 लाख का इनके पास करंट एसेट है। इसमें से माइनस कर दो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का, फिर जो बाईबैक हुआ उसका, और जो ई शॉप वाले पैसे आए वो ऐड होंगे। 50,000 ई शॉप बिका था 20 रुपए में, 10 लाख तो ये आया है। 22 लाख हम लोगों ने निकाल लिया था प्रेफरेंस शेयर के लिए, और 90 लाख निकाला था इक्विटी के लिए। 40 लाख। ये 40 लाख यहां लिख दो और बैलेंस शीट का टोटल कर लो। दो करोड़ ठीक है, आगे बढ़े। तो ये एक क्वेश्चन कराना था बेटा, जितने क्वेश्चन किए हैं अभी तक उन सब में ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था, तो एग्जाम में इसको जरूर रिवाइज करके जाइएगा। आगे देखिए, अब लिखिए अगला कंसेप्ट, प्रोपोर्शनेट कैंसिलेशन हो ही गया है, तो अब हम आते हैं मेन कंडीशंस पे। लिखिए कौन सा कंसेप्ट होगा? 5। हेडिंग बनाओ कंसेप्ट नंबर 5। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम अलाउड नंबर ऑफ
मैक्सिमम अलाउड नंबर ऑफ शेयर अंडर बाईबैक। लिखिए बेटा, एज पर द प्रोविजन of buyback of share, as per the provision, buyback of share cannot exceed allowed limit in Companies Act. The maximum allowed limit is calculated as follows. Condition: maximum allowed share पहला, शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, दूसरा शेयर रिसोर्स टेस्ट, तीसरा डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। Whichever is lower will be considered as maximum allowed share under section 68। पहले लिखो, टेस्ट 1 शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। लिखिए, नंबर ऑफ शेयर number of equity share outstanding in balance sheet
under paid up equity capital into 25%। एक नोट लिखेंगे, it means that company cannot buy back its own share for more than 25% of its outstanding share in a financial year। टेस्ट 2, शेयर रिसोर्स टेस्ट। लिखिए, नो कंपनी can buy back its own share for more than 25% of its paid up equity capital and free reserve। फ्री रिजर्व का मतलब हुआ पीएल, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। मैक्सिमम पॉसिबल शेयर अंडर टेस्ट 2। पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व %25 divided by offered price for buyback। टेस्ट 3 लिखिए, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। देखिए, डेट इक्विटी रेशियो
cannot be more than twice after such buyback. लिखिए, it means that 50% of debt shall be maintained under equity. डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट. लॉन्ग टर्म डेट को लोन, शॉर्ट टर्म को करंट लायबिलिटी भी बोल सकते हो. इक्विटी का मतलब होता है पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व. लिखिए, डेट इक्विटी रेशियो होगा डेट अपॉन इक्विटी डेट हो गया लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट. इक्विटी का मतलब हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व. कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम इक्विटी. टू बी मेंटेन्ड. डेट अपॉन टू. मैक्सिमम अलाउड शेयर होगा. एज्यूम मैक्सिमम अलाउड शेयर इज एक्स. तो हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू प्रेजेंट इक्विटी माइनस मिनिमम इक्विटी माइनस CRR टू बी क्रिएटेड. ब्रैकेट में लिखना 10x. divided by offered price.
ओके बेटा, तो अब आज यहीं तक हम लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में अब ये लास्ट टॉपिक है, ये पढ़ेंगे, इसके 2-3 क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा।